अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मौजूदा हालात में जबकि पूरी दुनिया एक अनदेखी दुश्मन कोरोना से डरी सहमी घरों में पड़ी है, रमज़ान के बाबरकत महीने में अपने रब करीम से अब्दी खुशियों, राहतों और बरकतों के मांगने के साथ साथ आप सब इन अनदेखी दुश्मनों से भी अपनी हिफाजत के लिए दुआएं मांगा करें। अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नुमेरा अहमद के नावल कराक्रम के ताजमहल के दूसरे हिस्से को आपके सामने पेश करने चली हूँ। परी नामी ये लड़की यहाँ से अपनी जर्नी का आगाज़ करती है और फिर इसकी ज़िंदगी में वो सब शुरू होने वाला है जो इस नावल की बेस बना। सामाईन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। बहुत शुक्रिया। तो आइए चलते हैं। नावल के दूसरे हिस्से का नाम नुमेरा अहमद ने दूसरी चोटी रखा है। सुनिए। हफ्ता 23 जुलाई सन 2005। 14,000 फी कस का पैकेज है, 8 दिन का टूर, तमाम इंतजामात कंपनी के ज़िम्मे। वाह यार, ज़बरदस्त। ज़ुआर भाई के ऑफिस से निकलती हुई निशा बहुत खुश थी। लगता है बारिश होने वाली है। सड़क किनारे बहुत आहिस्ता चलते हुए परीशा ने सर उठाकर आसमान को देखा। वो दिन के 3 बजे का अमल था, मगर स्याह बादलों से ढके आसमान ने जुलाई की दोपहर को ठंडी शाम में तब्दील कर दिया था। वो वर्किंग डे था, शायद इसीलिए सड़क पर रश न होने के बराबर था, वरना मरी जैसे गुंजान आबाद इलाके में सड़क पर इधर उधर बस इक्का दुक्का लोगों का फिरना गैर मामूली सी बात थी। परीशी और निशा बातें करती हुए आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती सड़क पर चल रही थी। वो जिस जगह पर थी वहाँ नशेब था। सड़क की उनके सामने ऊपर बुलंद होती हुई उस हद तक चली गई थी कि मुखालिफ सिमत आने वाले का पहले सर और आहिस्ता आहिस्ता धड़ नुमाया होता था। वो दरअसल किसी पहाड़ी की चोटी थी जिसको काट कर सड़क बना दिया गया था। सड़क के दाईं जानब खाई थी जिसके बचने के लिए पत्थरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स की एक बाड़ सी बनी थी। वो दोनों इन सफ़ेद ब्लॉक्स के साथ चल रही थी। थक गई हो, निशाने से चूने से ढके पत्थर के सफ़ेद ब्लॉक पर खाई की जाने पुश्त करके बढ़ते देखा तो पूछ लिया, नहीं बस यूं ही। वो घुटनों पर कहुनियाँ टिकाए, थोड़ी के नीचे हथेली जमाए, बुलंद होती सड़क को गर्दन ऊंची करके बहुत उदासी से देखने लगी। बारिश से चंद लम्हे का मौसम इसे बहुत अफसरदा और बोझल कर दिया करता था। कहीं और बैठ जाओ परी, यहाँ जरा पीछे हुई तो गिर पड़ोगी। निशा ने बहुत फिक्रमंदी से इसे यूं इतनी खतरनाक जगह पर बैठे देख कर कहा था। उसका हल्की गुलाबी और सफ़ेद इम्तिजाज वाला लान का सूट सफ़ेद पत्थर के ब्लॉक का हिस्सा लग रहा था। नहीं गिरती। वो लापरवाही से गर्दन मोड़कर पीछे दिखाई देने वाली सरसब्ज पहाड़ियों को देखने लगी। मारगला की पहाड़ियों पर इस रोज बादल उतरे हुए थे, पानी से लदे भारी सुरमई बादल। फिर यकजक उन्होंने अपना बोझ बारिश के कतरों की सूरत नीचे गिराना शुरू कर दिया। परीशे ने बेख्तियार अपनी दोनों बाहें सामने फैला दी। बारिश के नन्हे नन्हे कतरे इसकी हथेलियां भगोने लगे। इसी लम्हे इसकी समातों में किसी घोड़े के टापों की आवाज़ गूंजी। इसने हथेलियां नीचे गिरा दी और किसी ख्वाब किसी कैफियत में सर उठाकर बुलंद होती सड़क को देखने लगी। इस बुलंदी से पीछे का मंजर इसकी निगाहों से ओझल था। टापों की आवाज़ वहीं से आ रही थी। यकटुक बुलंदी की जानिब जाती सड़क को देखने लगी। पहाड़ी की दूसरी तरफ से कोई घोड़ा दौड़ाता हुआ इस तरफ आ रहा था। हर गुजरते लम्हे घोड़े के टापों की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। इसे लगा वो सड़क के बुलंद हिस्से से निगाहें हटा नहीं सकेगी। वक्त जैसे वहीं ठहर सा गया था। लम्हे थम गए थे। बारिश के कतरे फजा में रुक गए थे। हर तरफ खामोशी थी। आने वाले का सर पहले नुमाया हुआ। वो घोड़े की बाग थामे इसे बहुत महारत से सड़क पर दौड़ाता नशेब की सिमत आ रहा था। इसका घोड़ा सफ़ेद था, चूने के पत्थर के ब्लॉक से भी ज़्यादा सफ़ेद और चमकदार। वो इसी तरफ आ रहा था। इसकी नज़रें अपने घोड़े पर थीं। वो पलकें झपकाए बगैर इसे देखे थे। इतनी दूर से भी वो देख सकती थी कि घुड़सवार की आंखों का रंग हल्का था, हल्का और बहुत चमकदार। इसकी रंगत सुनहरी माइल सुर्ख और सफ़ेद थी। नाक खड़ी और यूनानी तर्ज की थी, मगरूर, बेहद मगरूर नाक। इसने आधी आस्तीनों वाली नीली शर्ट के ऊपर बगैर बाजुओं वाली सफ़ेद लेदर जैकेट जिसकी बहुत सारी जेबी थी पहन रखी थी। गर्दन के गिर्द खूबसूरत सुर्ख रंग का मफलर बंधा था। जैकेट और मफलर हल्के मटेरियल के थे जिनका मकसद सर्दी से बचाव नहीं बल्कि यूं ही फैशन और स्टाइल था। बरसती बारिश में इसके भूरे बाल माथे पर चिपके हुए थे।
मगर वो जैसे हर चीज़ से बेनियाज अपने सफ़ेद घोड़े की जानिब मुतवज्जो था। इसने अपना घोड़ा इन दोनों के करीब सफ़ेद ब्लॉक्स के साथ रोक दिया और गर्दन तिरछी करके अकब में मौजूद पहाड़ियों को देखने लगा। वो पीछे वाले मंजर से जैसे गैर मुतमईन था। इसे शायद घोड़ा खड़ा करने की कोई सही जगह नहीं मिल रही थी। बारिश रुक चुकी थी और ठंडी हवा फिर से चलने लगी थी। परी के गीले बाल इसके चेहरे को छू रहे थे, मगर वो तो इस शख्स से निगाहें हटा ही नहीं पा रही थी। वो अब एक जगह घोड़ा खड़ा करके मुतमईन सा हो गया था। तब ही गर्दन में लटके कवर से कैमरा बाहर निकाला और चेहरे का रुख इन दोनों की जानिब किया। बात सुनो, इसने परिशे को बराह रास्त मुखातिब किया था। इस पल जैसे कोई तिलिस्म सा टूटा। सहर, ख्वाब, ख्याल सब कुछ खत्म हो गया था। वो जैसे अब होश में आई और चौंक कर उठ बैठी। जी, इसने अपने अजली पुरएतमाद अंदाज में संजीदगी से जवाब दिया। इसे खुद पर हैरत हुई थी कि वो इतनी बेखुद और मसहूर क्यों हो गई थी। घुड़सवार ने अपना कैमरा इसकी जानिब बढ़ाया। क्या तुम मेरी एक तस्वीर उतार सकती हो? वो शुस्ता अंग्रेजी में इससे मुखातिब था। इसका सर खुद ब खुद अस्बात में हिल गया। इसने कैमरा थाम लिया। सुनो, पिक्चर यूं खींचना कि ये घोड़ा और पीछे वाली पहाड़ी अच्छी तरह आए। वो जो इतनी देर से गालिबन इस तस्वीर के लिए घोड़ा मुनासिब जगह पर खड़ा कर रहा था, अब बहुत मौज़ेब अंदाज में इसे हदायत देते हुए बोला। इसने कैमरे को देखा, बिल्कुल वैसा ही ओलंपियन का डिजिटल कैमरा वो भी इस्तेमाल करती थी। इसने कैमरा चेहरे के सामने लाकर इसकी एलईडी स्क्रीन को देखा और फिर रेडी के बगैर तस्वीर खींच ली। तुम्हारा शुक्रिया, मगर क्या ये पहाड़ आए थे? बगैर रेडी के तस्वीर खींचने पर इस अजनबी घुड़सवार को कदरे बेचैनी हुई थी। इसने एक नज़र इसकी शहद रंग आंखों में देखा और फिर सर हिला दिया। हाँ, बहुत खूबसूरत तस्वीर आई है। निशा ने परिशे के हाथ में पकड़े कैमरे की स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर को देखकर कहा, तो इसे ख्याल आया कि निशा भी वहाँ मौजूद थी। वैसे ये तुम्हारा घोड़ा है? निशा ने ही अगली बात की। नहीं, ये मैंने किराए पर एक आदमी से लिया है। उसूलन से घोड़े की बाग था में हमारे हमराह चलना चाहिए था, मगर मैं इसको भगा कर यहाँ ले आया। वो शक्ल से बहुत मगरूर लगता था, मगर इस वक्त बहुत बेतकल्लुफ़ी के साथ अंग्रेजी में बात कर रहा था। अंग्रेजी परी ने गौर से इसे देखा। वो अंग्रेजी क्यों बोल रहा था? इसे गौर से देखने पर एहसास हुआ कि घोड़े पर सवार वो भूरे बालों और गोरी रंगत वाला खूबसूरत मर्द पाकिस्तानी नहीं, कोई गैर मुल्की था। वो इसकी शनाख्त के मुतालिक सही अंदाज़ा नहीं कर सकी थी। तुम दोनों एक मिनट ठहरो, मैं इस आदमी को इसका घोड़ा वापस कर रहा हूँ। इसने फुर्ती और महारत से घोड़ा मोड़ा और इसे बुलंद होती सड़क की तरफ भगा कर ले गया। कितना गुड लुकिंग था यार, निशा इसके जाती बेहद शाइस्तगी के अंदाज में बोली। पता नहीं वो सर झुकाकर बाईं जानब खड़े ऊंचे पहाड़ों को देखने लगी। बादल अब गायब हो रहे थे। ओ निशा, वो अपना कैमरा मुझे दे गया है। एकदम इसे हाथ में पकड़े कैमरे का ख्याल आया और वो परेशान सी हो गई। वापस आए तो दे देना। हालांकि वो इसके वापस आने से पहले पहले निकलना चाहती थी, मगर हाथ में पकड़ा कैमरा इसे इसका इंतजार करने पर मजबूर कर रहा था। चंद मिनट बाद ही वो इन्हें बल खाती सड़क पर से नीचे उतरते हुए अपनी जानिब आता दिखाई दिया। घोड़े पर सवार होने की वजह से उसका कद काट इन्हें ठीक से नजर नहीं आया था, मगर जैसे ही वो इनके करीब आया, इसे एहसास हुआ कि वो इससे खासा लंबा था। वो समझ रहा था मैं इसका घोड़ा लेकर भाग गया हूँ। इनके करीब आकर वो हंसते हुए बता रहा था। हंसते हुए इसकी शहद रंग आंखें छोटी हो जाती थीं। वो अंदाजा न कर सकी कि वो हंसते हुए ज्यादा पुरकशिश लगता है कि लब भींचे। तुम इतने खतरनाक तरीके से राइडिंग क्यों कर रहे थे? निशा को बुजुर्गी झाड़ने का शौक था, सो इस लापरवाही पर उसको डांटना इसने अपना फर्ज समझा। मैडम, मैं 5 साल की उम्र से राइडिंग कर रहा हूँ और घोड़ों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसने मुस्कुराते हुए सर झटका और वो और निशा सड़क के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करने लगे। परिशे वहीं खड़ी रही। तफतन इसे कैमरा का ख्याल आया। सुनो, इन दोनों ने मुड़कर पीछे देखा। तुम्हारा कैमरा। इसने कदरे जोर से कैमरा इसके हाथ में थमाया। वो मुस्कुरा कर रह गया। शुक्रिया। सुनो, तुम्हें यूं अपना इतना कीमती कैमरा देकर नहीं जाना चाहिए था। मैं अगर लेकर भाग जाती तो? वो फिर मुस्कुराया। मुझे पता था तुम ऐसा नहीं करती। सीने पर हाथ बांधे वो इसके ऐन सामने आकर खड़ा हो गया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो कैमरा लेकर भाग ही चुका होता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं कैमरा हरगिज न देता। वो मुस्कुराहट दबाए बड़ी संजीदगी से बोला। वो इसके इस अंदाज पर झटक कर सड़क के दूसरी जानब फैली दुकानों की कतार को देखने लगी। वहाँ रश अब बढ़ता जा रहा था। निशा ने इस बदतमीजी पर इसे घूरा भी, मगर वो इसे देख भी नहीं रही थी। घुड़सवार ने गर्दन झुकाकर कैमरे की स्क्रीन पर निगाह डाली और ज़ेरे लब मुस्कुराया। अच्छी तस्वीर खींचने का शुक्रिया। तस्वीर देखकर इसने सर उठाते हुए कहा और कैमरा कवर में डाल दिया। वो फिर मगरूब नजर आने की अदाकारी करती जवाब दिए बिना दुकानों को देखती रही। तुम इस तस्वीर का क्या करोगे? इसने बेरुखी के असर को कम करने के लिए निशा ने बहुत दोस्ताना अंदाज में से मुखातिब किया। मैं 20 बरस बाद एक सफरनामा लिखूंगा।
इसके फ्रंट पर ये तस्वीर लगाऊंगा और इस तस्वीर का कैप्शन क्या होगा? निशा ने दिलचस्पी से पूछा। मैं इसके नीचे लिखूंगा, इस कोहपेमा की तस्वीर जो राका पोशी सर करने जा रहा था, वो फखर से बता रहा था। परीशी ने तेजी से गर्दन घुमाकर इसे देखा। इसे झटका सा लगा था। तुम राका पोशी सर करने जा रहे हो? वो बेख्तियार पूछ लेने के बाद इसे याद आया कि इसका तो खुद ला ताल्लुक जाहिर करना था। अब इसे पछतावा सा हुआ। हाँ, परीशी की बेसाख्तगी पर इसने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। खैर, राका पोशी सर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एवरेस्ट या केटू सर करना असल कामयाबी है, कहकर वो फिर से दुकानों को देखने लगी। वैसे कल हम लोग एक टूर कंपनी के साथ कालाम जा रहे हैं। निशा के बताने पर घुड़सवार ने आंखें सुपेड़ कर मार रोड की तरफ देखा। सनशाइन ट्रेवल्स का दफ्तर सामने ही था। इसने जैसे एक लम्हे को फिर बोला, मैं भी कल कालाम जा रहा हूँ सनशाइन ट्रेवल्स के साथ। तुम किसके साथ जा रही हो? वाकई तो तुम हमारे साथ जा रहे हो। निशा को इस इत्तेफाक से अधहल खुशी हुई थी। परीशी को कुछ शक सा हुआ था। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी दोस्त भी जा रही है क्या? मुस्कुराहट लबों तले दबाए इसने बहुत मासूमियत से पूछा। परीशी ने रुख कदरे मजीद मोड़ लिया। हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता ये मेरी दोस्त है? बहुत आसान, वो खूबसूरत है। इसके संजीदा अंदाज पर निशा हंस पड़ी, जबकि परीशे के माथे पर नागवारी की शक्ल उभरी थी। मैं निशा हूँ, निशा सईद, और ये मेरी कज़न कम दोस्त है डॉक्टर परीशे जहांजेब। पारिशे, इसने अपने यूरोपी लबो लहजे में इसका नाम दोहराया। पारिशे नहीं, परीशे। मेरे नाम के पीछे क्यों पड़ गई हो निशा? खुद को यूं मौजे गुफ्तगू बनते देखकर वो तन कर उर्दू में बोली, ये मैनर्स के खिलाफ है। तुम दोनों को मेरी मौजूदगी में अपनी जुबान में बात नहीं करनी चाहिए। वो मुसलसल परीशे को देख रहा था। एक तो कमबख्त बिला का हैंडसम था, ऊपर से इतने खूबसूरत अंदाज में आंखें सुपेड़ कर देखता था। वो ख्वामखा कंफ्यूज होने लगी। मतलब क्या तुम्हारी कज़न के नाम का? परी चेहरा लड़की। ये ईरान की एक शहजादी का नाम था, इसीलिए तो मैं इसको परी कहती हूँ। तुम्हारी कज़न पर सूट भी करता है। परी मतलब फेरी। हमारी ज़बान में भी फेरी को परी कहा जाता है। तुमने अपना तारुफ नहीं करवाया। ओ सॉरी, मैं उफ़क़ अरसलान हूँ, तुर्की से आया हूँ। वैसे पेशे के लिहाज से इंजीनियर हूँ, मगर साथ साथ एक तजर्बाकार क्लाइंबर भी हूँ। तुम्हारे पाकिस्तान में दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ राका पोशी के लिए आया हूँ। इसने झुक कर अपना तारुफ करवाया। और तुम लोग क्या करती हो? निशा, हमें देर हो रही है, मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ, तुमने चलना है तो चलो। कदरे गुस्से से कहकर वो खटखट करती गाड़ी की तरफ आ गई। उजलत में उफ़क़ अरसलान को खुदाफिज कहकर निशा दौड़ते कदमों के साथ इस तक पहुंची थी। तुम्हारा मसला क्या निशी? न जान न पहचान ख्वाम खा किसी अजनबी वो भी गोरे के साथ यूं सैर सपाटे और गप्पे लगाने का मकसद? वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए निशा पर बरस पड़ी थी। चंद गज के फासले पर वह तुर्क सियाह इन सफ़ेद ब्लॉक्स के साथ अभी तक खड़ा था। दफतन इसने परी को देखकर हाथ हिलाया, जिसे इसने नज़रअंदाज कर दिया। भाई, मेरा मुसलमान भाई है, एक तुर्की इस्लामी मुल्क से आया है, हमारा मेहमान है। मेरा इस्लामी फ़र्ज़ है कि मैं इसकी मेज़बानी निभाऊं। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें, मुसलमान लड़की। गाड़ी वापस इस्लामाबाद के रास्ते पर डालते हुए इसने दांत पीसे थे। क्या हम अब किसी और टूर कंपनी के साथ न चले जाएं? इस बात का तो जिक्र ही मत करना। अगर हम इस टूर कंपनी के साथ नहीं जाएंगे तो फिर बिल्कुल नहीं जाएंगे। निशा ने बड़े इत्मीनान से फैसला सुना दिया। वो खामोशी से ड्राइविंग करती रही। 8 दिन निदा आपा के साथ या 8 दिन इस तुर्क सियाह के साथ। इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, क्योंकि निदा आपा के साथ 8 दिन गुजारने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। वो निशा को ड्रॉप करके घर आई तो फ़ोन बज रहा था। इसने क्रेडल पर धरे रिसीवर को उठाया। हेलो, तुम अपनी कज़न के साथ कहाँ जा रही हो? नागवार सा बास बोस करने वाला लहजा था सैफ का। कालाम और वो भी और लोग भी जा रहे हैं। मामू ने मुझसे पूछे, मैं तुम्हें कैसे अकेले जाने की इजाज़त दे दी? क्या अब हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ दूर उफ्तादा इलाकों में बाप भाई के बगैर सड़कें नापती फिरेंगी? वो इससे वाज़ह तौर पर नाराज़ था। पापा ने मुझे इजाज़त दे दी है सैफ, लेकिन एक मसला खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं कह रहा हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम अपनी कज़न को मना कर दो। तहकुम भरा अंदाज। वो बेबसी से लब काट कर रह गई। हम स्कूल में भी तो टूर्स के साथ चले जाते थे, एक काबिल एतमाद ट्रेवल एजेंसी के साथ। ये यूके नहीं है परीशे। इसका अंदाज दो टोक था। बस तुम अपनी कज़न को मना कर दो। अच्छा। परीशे ने फ़ोन रख दिया। वो चंद दफ़े आजूदगी से फ़ोन को देखती रही, फिर निशा का नंबर मिलाया। मेरी आवाज़ सुने बगैर चैन नहीं आ रहा? जो घर पहुँचती फ़ोन खड़का रही हो। नहीं निशा, मैं कालाम न जाऊँ तो? निशा एक लम्हे को चुप सी हो गई। परी कुछ देर बाद बोली, वो एक अच्छा इंसान है, तुम इसके साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगी। बिलीव मी परी। नहीं निशा, सैफ ने मना किया है। व्हाट द हेल? इसका पारा हाई हो गया था। वो होता कौन है तुम्हें मना करने वाला? मैं तो अभी तक तुम्हारी मंगनी भी कबूल नहीं कर सकी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो ही नहीं।
لیکن تم نے شاید شادی سے پہلے ہی اس کی غلامی قبول کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، فائن، میں یوں ہی تمہارے لیے ہلکان ہوتی ہوں۔ جہنم میں جاؤ تم، جہنم میں جائے سیف، اور جہنم میں جائے افق ارسلان۔ ایک پسبھرتا مسکراہٹ پریش کے لبوں پر بکھر گئی۔ میں نے اس کی غلامی قبول نہیں کی، اور نہ میں نے پروگرام بھی کینسل کیا، لیکن اگر تم نے میرے نام کے ساتھ افق کا نام پھر لیا تو میں پروگرام کینسل کر ہی دوں گی۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ اسے سیف کے غصے کی پرواہ نہ تھی۔ کالام سے واپسی کے بعد اس سے شادی ہو ہی جانی تھی۔ دل نے تب مر ہی جانا تھا، اور شاید سیف جیسے انسان کے ساتھ زندگی کی شروعات کرنے کے بعد اسے کسی کی بھی پرواہ نہ رہے، نہ دکھ کی نہ خوشی کی، شاید تب وہ بے حس ہو جائے۔ مگر اس بے حسی کے دور کے آغاز سے قبل صرف 8 دن وہ زندگی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ معزز سامعین، یہ تھا نمیرہ احمد کے ناول کا دوسرا حصہ، دوسری چوٹی کے نام سے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ آئیے اب تیسری چوٹی اور تیسرے حصے کی باری آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔